डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ख़त्म हो गई। कैलकुलस का एक मेजर पार्ट हमने ख़त्म कर लिया डिटेल में, तो जिसमें शीट भी हो गई है आपकी, उसे रिवाइज़ करिए। और अब हम प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, शीट चल रही है। तो जो क्वेश्चन बताए थे आज हम वो अटैम्प्ट करेंगे एंड शीट से बेस्ड थ्योरम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और होप सो कि आज या कल में प्रोबेबिलिटी को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर प्रोबेबिलिटी लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर्स एंड देन 3D। वेक्टर्स एंड 3D हो जाने के बाद एक आपका एक दिन का एक वीडियो का लेक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग का होगा, क्योंकि अब उसमें कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है समझाने को। क्योंकि पहले तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम्स आती थी, अब वो हटा दी गई हैं। और इसका थोड़ा सा पहले बेनिफिट था कि जब आप MSc वगैरह में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो एक पेपर मिलता था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे MSc में ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, तो फ़ायदा होता था वहाँ पर। लेकिन अब नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना है उतना करेंगे। एंड आफ्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग फिर जो 3 टॉपिक मैंने आपको बोले थे, रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, तो ये करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा पहले करा दूँ, जिससे कि रिवीजन भी हो सके, और जिनको प्रॉब्लम्स थी, जिन्होंने मैसेज किए थे कि मैक्सिमा मिनिमा कम समझ में आया या समझ में नहीं आया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और इधर मैं आपके इम्पोर्टेंट्स भी मैं देख रहा हूँ, बना रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स, उनकी पे भी बात करेंगे हम। तो चलिए, 11 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 बोला है लेट ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। किसी भी क्वेश्चन का एक एक पार्ट जरूरी होता है। ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, इज 1/8 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अकर, ना तो ए चाहिए ना ही बी चाहिए, इज 3/8। तो फाइंड करना है हमको, केवल इतना ही डेटा है, PA एंड PB। तो डेटा जो भी हो उसके हिसाब से ही वर्कआउट करेंगे हम, और बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। 1 2, अब देखो, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/8। A एंड B आर इंडिपेंडेंट, देन A डैश एंड B डैश ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये बात मैंने जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट की थी तभी बता दी थी, पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं। तो उसकी हेल्प से हमने इसे PA इंटू PB इक्वल टू 1/8 बना लिया, ठीक है। और एक काम और करते हैं, बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए PA को X और PB को Y ले लिया। यहाँ से XY इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, इक्वेशन 3rd। एंड PA0 इंटरसेक्शन B0 इज 3/8। तो यहाँ से PA0 मल्टीप्लाई PB0। इसका ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक्स होती हैं। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि ऐसे करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसे 1 में से माइनस कर देते हैं, गलत हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए उसकी सब सारी चीज़ें उससे रिलेट इंडिपेंडेंट ही होंगी, तो सीधा मल्टीप्लाई में चेंज होगा। 1 माइनस PA 1 माइनस PB इज 3/8। 1 माइनस X 1 माइनस Y 3/8, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सॉल्व करो इसको, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3rd से XY की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी सॉल्व करो।
एक्स प्लस वाई 1 - 1/4 इज 3/4। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी फोर्थ। अब एक्स वाई इक्वल टू 1/8। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके। बाई इक्वेशन थर्ड y इक्वल टू 1/8x पुट इन फोर्थ। सॉल्व करो एलसीएम लेके। 2 टाइम्स ले आओ लेफ्ट में। अब इसको सॉल्व करो तो इसके फैक्टर हो गए 4x एंड 2x। यहाँ से 4x - 1 2x - 1। x की एक वैल्यू 1/4 एक 1/2। y की निकाल लीजिए तो यहाँ रख लो। y की तो x की 1/4 तो 1/2 और 1/2 तो 1/4। ठीक, y की। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या बनी, PA और PB आया आपके पास 1/4, 1/2 या फिर 1/2, 1/4। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो कंडीशन बोली गई है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो ज़रा ध्यान दें। उसके बाद अब 14 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे है। 15 में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट ए टीचर विल गिव एन अनअनाउंस्ड टेस्ट ड्यूरिंग ए क्लास मीटिंग इज 1/5। पहले हम ये बात लिख लेते हैं जिससे कि बार बार देखना ना पड़े। विल गिव एन अनअनाउंस्ड सरप्राइज टेस्ट मान लो। If a student is absent twice, what will the probability that he will miss at least one test? मतलब एक टेस्ट तो कम से कम मिस करें। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि एक टीचर ने सरप्राइज टेस्ट लिया और उसकी प्रोबेबिलिटी सरप्राइज टेस्ट होने की 1/5 है। एक स्टूडेंट एब्सेंट हुआ ट्वाइस, तो कम से कम वो एक बार तो टेस्ट को मिस कर दे। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ए स्टूडेंट एब्सेंट ट्वाइस then he miss at least one test। अब एटलीस्ट वन टेस्ट में क्या बताया था, नो टेस्ट मिसिंग, नन ऑफ देम बाहर कर दो। तो टेस्ट होने की, इसका मतलब है दोनों दिन एब्सेंट हुआ, उस दिन टेस्ट हुए ही नहीं। ठीक, तो होने की 1/5 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ना तो जिस दिन पहले दिन मिस हुआ
मतलब एक बार जब पहला एब्सेंट हुआ और जब दोबारा एब्सेंट हुआ तब भी टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि नो टेस्ट मिसिंग ले रहे हो। तो ये हो गया आपका 16/25। सॉल्व किया तो 9/25। 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लें और समझ लें ध्यान से। टेस्ट अनअनाउंस यानी सरप्राइज टेस्ट था, उसके होने की 1/5 है, तो ना होने की 4/5, 1 - 1/5। अब हमसे पूछा है कम से कम एक टेस्ट तो मिस हो, जब वो दोनों दिन एब्सेंट हुआ हमने 1 में से माइनस कर दिया, कोई टेस्ट मिस हुआ ही नहीं। इसका मतलब उन दोनों दिन में टेस्ट हुआ ही नहीं होगा जब वो एब्सेंट था। तो 1 में से माइनस किया, 1 - 1/5, फिर दूसरे वाले में 1 - 1/5 और टोटल को 1 में से माइनस कर दिया। इससे हमें मिल गया हमारा। अब देखिए, अब एक नोट समझो, वैसे तो 11th में ये बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे, क्योंकि इस बारे में बातचीत हुई नहीं है, तो बता रहा हूँ मैं। एक होता है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर क्या होता है? द ऑड्स इन फेवर be the ratio of probability of an event is occur and probability of same event not occur। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अकर होने की ए है, मतलब A/C, और सेम इवेंट के यानी कि इवेंट नॉट अकर वो मान लीजिए B/C है, ठीक। तो देन odds in favor of an event is occur A/C/B/C, यानी A/B आ गई। एक होता है odds अगेंस्ट। तो ये उल्टा हो जाएगा, odds against of an event is occur, तो वो हो जाएगा B/A। यानी कि प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के ना होने में उसके होने का डिवाइड, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज अकर में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज अकर का डिवाइड। ये आपके रेशियो होते हैं। अब इसी के बेस पे हम अपना क्वेश्चन बन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ 18, ध्यान से समझना। 18 में बोला है 3 क्रिटिक्स रिव्यू ए बुक। ठीक है, अब क्या बोला है? ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक। आर 5/2, 4/3 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम क्या करते हैं, लेट द 3 क्रिटिक्स आर ABC। अब उन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इन फेवर, तो उसका जो ऑड था वो 5/2 था,
तो वो 5/5 + 2 हो जाएगा। और यहीं पे ए अगेंस्ट होता तो फिर 2/5 + 2 हो जाता। ठीक है। सिमिलरली बी के फेवर में होने की, वो 4/3 था तो 4/4 + 3। और सी के फेवर में होने की 3/4 थी तो 3/3 + 4। ठीक। ये हो गए फेवर वाले। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजॉरिटी इन फेवर ऑफ बुक, यानी जो क्रिटिक हैं, यानी कि जो उस पर कमेंट कर रहे हैं उसे पढ़ने के बाद, तो उन क्रिटिक्स में से 3 क्रिटिक हैं, ABC। ए के फेवर में 5/7, बी के फेवर में होने की बुक के फेवर में 4/7 और सी के फेवर में 3/7। आपको बताना है कि तीनों ने जब रिव्यू कर लिया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्रिटिक्स मेजॉरिटी में फेवर में हों। कैसे होंगे? या तो तीनों फेवर में होंगे। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिपेंडेंट रिव्यू हैं उनके, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन में नहीं बोला ऐसा। तो ABC तीनों फेवर में है, या फिर ए फेवर में है, बी फेवर में है, सी नहीं है, अभी भी मेजॉरिटी है। ए और सी फेवर में है, बी नहीं है, और ए नहीं है, बी और सी है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि अब फिर वो एक फेवर लोगे और 2 डिसफेवर में लोगे तो वो मेजॉरिटी नहीं रहेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या होगा? 5/7, 4/7, 3/7 पहले वाले में। दूसरे वाले में 5/7, 4/7 और यहाँ आ जाएगा 1 - 3/7, क्योंकि ये फेवर में नहीं है। फिर 5/7, यहाँ आ जाएगा 1 - 4/7 × 3/7। यहाँ पे 1 - 5/7 4/7 3/7। सॉल्व कर लो इसको। 7 × 7 × 7 तो आपका तीनों में ही है। तो ये हो गया आपके पास 60, ये आ गया 4, 80, 45, 24, 9, सॉल्व कर लो। यही हो गया आपका आंसर। सॉल्यूशन तो आपका है, जैसे चाहो वैसे करो। एक मेन चीज़ है लॉजिक क्या बना, वो हमें समझना जरूरी था। ऑड्स इन फेवर था, तो पहले वाले में ऑड्स इन फेवर था 5/2, मतलब 5/2। तो हमने उसके फेवर में 5 ऊपर और 5 + 2 नीचे। अगर ये अगेंस्ट में होता तो 2 ऊपर और 5 + 2 नीचे होता। ठीक, ये ध्यान रखना है। करते हैं एक और क्वेश्चन। 20 पे आते हैं। क्या कह रहा है? द ऑड्स अगेंस्ट a husband who is 45-year-old living till he is 70। इसका है 7/5। ये ऑड्स अगेंस्ट में है। एंड odds against his wife is now 36, living till she is 61, is 5/3। दोनों के odds अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ? देखो, odds against
द हस्बैंड लिव 25 years hence इज 7/5। तो इसकी कंपैरिजन B/A से करेंगे, और फेवर में होता तो A/B से करेंगे। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, हस्बैंड अलाइव 25 years hence इज, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5/7 + 5 मतलब 5/12। एंड odds against the wife live 25 years hence, उनका क्या दिया 5/3। इसको भी B/A से कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वाइफ अलाइव 25 years hence, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5 + 3 मतलब 3/8। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेंगे। पहला, प्रोबेबिलिटी द कपल विल अलाइव 25 years hence, तो दोनों हैं 25 years तक, तो मतलब 5/12 एंड 3/8। आंसर 5/30, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 years hence। एग्जैक्टली वन, दोनों में से एक ही हो, तो लॉजिक ये बन जाएगा कि हस्बैंड हुआ, वाइफ नहीं, या फिर वाइफ हुई, हस्बैंड नहीं। हस्बैंड के होने की प्रोबेबिलिटी 5/12, वाइफ की ना होने की 1 - 3/8, यहाँ 3/8, 1 - 5/12, 5/8, 7/12, तो ये हो गया आपका 96। 3 है ये, सॉल्व किया, कैंसिल आउट, 48, आंसर आ गया 23/48। तो ये हो गया। इसके बाद बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अलाइव, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब 1 - नन ऑफ देम कर देना, हो जाएगा ये। तो दैट इज़ योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम शीट, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, जो बुक वगैरह में नहीं भी हुआ था। आपको घर जाके इसका अपना आराम से बैठिए, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो करिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। अब हम मूव करते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन शीट से। बेस थ्योरम फ्रॉम शीट, तो हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस बोले थे वो देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको कल बोले होंगे, जो मैं कराऊंगा और जो आप करेंगे, वो जो बच जाएंगे वो होंगे। तो एक बार देख लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है जो रिवाइज नहीं हुआ तो तुरंत भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इस बात का ध्यान रखना। 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें करने हैं, जो मैं करवाऊँगा क्लास वर्क। जो बच जाएंगे वो फिर आपके होमवर्क हो गए। अब मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ टफ क्वेश्चन है, और इसके जैसे पहले क्वेश्चन कोई भी हुए नहीं है, बुक में थे ही नहीं। बुक में बहुत ही हलवा क्वेश्चन थे, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ गए और क्वेश्चन कर भी लिए होंगे RS में। अब NCERT के कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं, वो भी इसमें हैं, और RD के भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं या आ सकते हैं, सब हैं इसके अंदर। मेन चीज़ है आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है।
सॉल्व कैसे करनी है, क्या चीज़ें याद रखनी है। बेसिकली जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे क्या होता था कि टीचर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, ये रहा फॉर्मूला, ये लगाओ, आंसर आ गया। लेकिन वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती कि हम उसको सॉल्व कैसे करें, मतलब हम कैसे सोचें, क्या उसमें मतलब लगाएं टेक्निक, ये कैसे हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ये भी देखते हैं कि भैया कहाँ मिस्टेक हो सकती है हमसे, और ये भी इस पर भी बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। इस पर भी काम होता है हमारा तो, कि अटैम्प्ट करने के बाद हमें चीज़ें इस तरीके से मैनेज करनी है। अब मैं सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ और हम अभी क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं। पढ़िए ध्यान से। 23 बोला है, एन अर्न कंटेन्स एम वाइट एंड एन ब्लैक बॉल। अर्न मैंने बता ही दिया था, बैग है जिसमें आपके पास एम वाइट है और एन जो है वो ब्लैक बॉल। वैसे भी कंडीशन, ये जो बेस थ्योरम का क्वेश्चन टफ होता है, और जब ये एम और एन और आ जाते हैं तो आदमी का दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है कि अब क्या करें। तो ख़राब नहीं करना है, दिमाग लगाना है बस। बैग एक ही है, ऑप्शन दो है, एम वाइट एन ब्लैक है तो ऑप्शन दो हो गए। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, ध्यान से समझना। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। आपने एक बॉल को ड्रॉ किया मतलब रैंडमली, ठीक है, और अचानक से, एंड पुट बैक इन टू द अर्न along with k balls, and put back into the urn या bag along with k balls of same color। ठीक, तो पहले इतना काम हम सोचते हैं। उन्होंने बोला कि आपने एक बॉल को बैग में से निकाला, तो अब ध्यान से समझो, मैं ये समझा रहा हूँ, समझना ज़रूरी है। बैग में एम वाइट थी और एन ब्लैक थी। आपने इसमें से चूज़ की एक बॉल। अब वो क्या क्या हो सकती है, या तो वो एक वाइट हो सकती है या वो एक ब्लैक हो सकती है। अगर वाइट हुई तो इसके साथ के वाइट बॉल पुट कर देनी है अर्न में, और अगर ब्लैक हुई तो के ब्लैक बॉल्स पुट कर देनी है। तो इसका मतलब है हमारे पास रास्ते दो होंगे जब हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। तब आगे पढ़ते हैं और क्या बोला है। ए बॉल इज ड्रॉन अगेन एट रैंडम show that the probability of drawing a white ball now does not depend on k ball। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये सारा काम हो गया, ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन भी निपट गया कि आपने या तो वाइट के बॉल्स डाल दी उसमें या ब्लैक के बॉल्स डाल दी। तो इसके बाद आफ्टर दैट ए बॉल इज ड्रॉन अगेन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल ड्रॉ, और इसकी प्रोबेबिलिटी प्रूफ करनी है डज नॉट डिपेंड्स ऑन के। मतलब जो प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी निकल के वो के पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ये है आपके क्वेश्चन की समरी, जो समझनी बहुत ज़रूरी थी। और जैसा मैंने परफॉर्मा तैयार किया है, बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्मा एग्ज़ाम में आप भी करें, आसानी रहेगी। चलते हैं बेस थ्योरम की तरफ। ट्री डायग्राम, हमने एक ट्री डायग्राम बनाया, दो ऑप्शन हुए, चूज ए वाइट बॉल और यहाँ चूज है ब्लैक बॉल। अगर वाइट बॉल चूज़ की है तो वाइट बॉल थी कितनी, एम,
एम अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा, और ब्लैक की है तो एन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। अब समझना ज़रा ध्यान से, ये अर्न है तुम्हारा, ठीक। इसमें क्या हुआ, एम तो आपके पास वाइट थी और एन ब्लैक थी। अगर एक बॉल आपने वाइट निकाली, कलर नोट कर लिया, तो वो बॉल तो जाएगी जाएगी इस बैग में, और के बॉल और जाएंगी साथ में। तो जो के बॉल्स थी वो फिर वाइट वाले में ऐड हो जाएंगी जाके। और अगर आपने यहाँ पर एक ब्लैक बॉल निकाली तो वो ब्लैक बॉल तो जाएगी जाएगी अंदर, मतलब वो एन पूरा कर देगा, और के बॉल और जाएंगी जो ब्लैक में बढ़ जाएंगी जाके, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है। दोनों चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब इसमें से जब ये हो जाए तब हमें निकालनी है एक बॉल वाइट, वन वाइट बॉल, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में। तो अगर इसमें से वाइट बॉल ऊपर वाले में से निकाली तो एम प्लस के अपॉन एम प्लस के प्लस एन फेवरेबल अपॉन टोटल, और इसमें से निकाली अगर वाइट बॉल तो एम अपॉन एम प्लस एन प्लस के। प्रोबेबिलिटी, ए वाइट बॉल इज ड्रॉन इन सेकेंड टाइम, लिखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम नहीं सेकेंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट वाले टाइम की तो हमें पता ही नहीं है, क्वेश्चन में ही नहीं बताया। केवल एक वाइट बॉल निकालने को बोला है, जो सेकंड टाइम में, मतलब जब ये के बॉल डाल दोगे तब के बाद। तो अब इसके लिए दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये वाला भी एंड ये वाला, क्योंकि हमें पीछे वाली नहीं मालूम। तो पीछे वाली हमने ली ए वाइट बॉल इन फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई ए वाइट बॉल इन सेकेंड टाइम या सेकेंड ड्रॉ, प्लस ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई, सेकेंड वाली तो सेम ही रहेगी, ए वाइट बॉल इन सेकेंड टाइम। क्या हो गया, एम अपॉन एम प्लस एन, एम अपॉन एम प्लस एन मल्टीप्लाई एम प्लस के अपॉन एम प्लस एन प्लस के, फिर प्लस एन अपॉन एम प्लस एन मल्टीप्लाई एम अपॉन एम प्लस एन प्लस के। ठीक, सॉल्व करो इसको। तो देखो एम प्लस एन और एम प्लस एन प्लस के, ये तो दोनों में एलसीएम कॉमन ही है, यहाँ एम प्लस के आ गया, यहाँ एम एन आ गया, एम कॉमन आ गया, एम प्लस के प्लस एन बच गया, कैंसिल हो गए। प्रोबेबिलिटी एम अपॉन एम प्लस एन, तो यहाँ लिख देंगे, इसमें के कहीं आ ही नहीं रहा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन के। यही उसने कहा था कि आपकी वाइट बॉल जब सेकंड ड्रॉ में निकलेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी के पे डिपेंड नहीं करेगी, मतलब के चाहे कितनी बॉलें बढ़ा दो आप, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी जो एम और एन में दी थी उसी में आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होना था, देख लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गया। आ जाइए 24 पे। ना कोई, मेरे को ये मेथड इतना बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें कोई थ्योरम व्योरम कुछ नहीं, अरे मैथ्स में भी रटना पड़ेगा तो फिर बेकार ही है सब कुछ, और इतना कुछ है ही नहीं, केवल क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करो, बढ़ो आगे, ठीक है, लकीर का फकीर नहीं बनना है। 24 पे आ जाइए। और कुछ नया भी है, सारे लोग जहाँ बेस थ्योरम से कर रहे होंगे वही थ्योरम लगा लगा के आप ट्री डायग्राम से करोगे, एग्जाम में भी इम्प्रेस होगा, ठीक है ना, स्कूल का नहीं, बोर्ड का, क्योंकि स्कूल के टीचर तो वही इसी पे डिपेंड होते हैं, 3 इडियट्स वाले, ठीक है, उनको ये वाला जवाब पसंद नहीं आता कि फ़ैन एक मशीन है, उनको रट्टी रटाई लैंग्वेज पसंद आती है, तो हमको वो रट्टी रटाया काम नहीं करना है। अब आते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है ए बैग कंटेन्स 2n+1 कॉइन्स एट टोटल। ठीक, अब आगे बोला हुआ है इट इज नोन दैट n ऑफ दीज कॉइन्स हैव हेड ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें से पार्ट हुए दो। n कॉइन्स जो हैं उनमें हेड ऑन बोथ साइड्स। ठीक, और जो बच गए n+1 कॉइन्स ये कहते हैं फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब है एक साइड हेड एक साइड टेल। ये आपका तैयार हो गई कंडीशन। अब क्या बोला है, ए कॉइन इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ए कॉइन इज पिक्ड फ्रॉम द बैग एंड टॉस्ड, और उसको टॉस किया गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द टॉस रिजल्ट इन ए हेड 31/42, यानी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है। ठीक, अब सवाल सोचने वाला ये है कि फिर निकालना क्या है। तो उन्होंने बोला एन की वैल्यू निकालो। यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है जहाँ गलती होती है। एन की वैल्यू निकालो तो निकल ही आएगी यहाँ से, और साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि एन की वैल्यू ना निकालने को ये पूछने फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन, तो भी आदमी एन की वैल्यू निकाल के चला आता है। तो तब ऐसा नहीं करना है, अगर उसने टोटल नंबर ऑफ कॉइन पूछे तो एन की वैल्यू को यहाँ रखना पड़ेगा, तब टोटल आपको कॉइन मिलेंगे। ठीक, तब सही आंसर आएगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि ट्री डायग्राम जो बनेगा वो किन लोगों के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि टोटल कॉइन 2n+1 है। ये पता है कि n कॉइन उनमें थे जिसमें हेड दोनों साइड है, और बाकी के n+1 कॉइन है वो फेयर है, मतलब एक साइड हेड एक साइड टेल है। ये पता है एक कॉइन निकालना है, उसे टॉस करना है, रिजल्ट हेड आना चाहिए। लेकिन ये नहीं पता कि कॉइन कौन सा होगा, मतलब कॉइन n में से आ रहा होगा या n+1 में से। तो इसी पे बेस थ्योरम काम करेगी, या ट्री डायग्राम इसी पे ही बनेगा। तो हमने ट्री डायग्राम बनाया, दो पार्ट की है। चूज ए कॉइन इन विच बोथ साइड हेड, तो वो हो गया n/2n+1, और यहाँ पे चूज ए फेयर कॉइन, तो ये हो जाएगा n+1/2n+1। इधर कॉइन शो हेड, वो दोनों में ही है। तो इधर हेड शो करेगा अगर, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि इस वही एन जो कॉइन चूज़ किया इनमें दोनों साइड हेड है, तो 1 होगी प्रोबेबिलिटी, कोई भी साइड आ जाए। इसमें 1/2 हो गई। सॉल्व कर लो। प्रोबेबिलिटी कॉइन शो हेड इज 31/42। तो इधर क्या आएगा, दोनों साइड लेनी पड़ेंगी,
n अपॉन 2n+1 इंटू 1, क्योंकि हमें पीछे वाला पता नहीं कौन सा कॉइन है। n+1 2n+1 1/2 31/40। कर लो सॉल्व। एलसीएम लिया, 2 से ये 21 ले लेगा। 3n+1 21 क्रॉस मल्टीप्लाई 2n+1, ये हो गया आपके पास 63n+21, ये हो गया 62n+31। 63n - 62n 31 - 21, n की वैल्यू 10। अब अगर केवल n की वैल्यू पूछी तो आंसर यही हो गया। टोटल कॉइन पूछे हैं वो थे 2n+1, तो आंसर हो गया 21। मतलब टोटल कॉइन पूछे हैं तो आंसर 21, n पूछा है तो आंसर 10। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन, सिंपल सा, पढ़ना है, ध्यान देना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25 3 bags contain a number of red and white balls। ठीक, 3 बैग हैं आपके पास, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या क्या है इसके अंदर? पहले वाले में 3 रेड है, दूसरे वाले में 2 रेड 1 वाइट है, और तीसरे वाले में 3 वाइट है। इसका मतलब इसमें 0 वाइट है और इसमें 0 रेड है। अब क्या बोला? द प्रोबेबिलिटी दैट बैग आई विल बी चूजन एंड ए बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट इज i/6। तो चूज ए बैग, इसकी i/6 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि फर्स्ट बैग तो 1/6, सेकेंड बैग तो 2/6 और थर्ड बैग तो 3/6। तो चूज आइथ बैग, ऐसे कर लो। ठीक है, ये हो गई। आगे क्या बोला हुआ है? अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो तो कर लेंगे हम पहले बनाते हैं ट्री डायग्राम। पहला, दूसरा, क्योंकि बैग है 3। चूज फर्स्ट बैग यानी 1/6। अगर उन्होंने ना दिया होता या i/6 तो 1/3 1/3 1/3 होता। चूज सेकेंड बैग 2/6। चूज थर्ड बैग तो 3/6। सारे हो गए। अब क्या होगा? अब कंडीशन बनेगी। बोला है ए रेड बॉल विल बी सिलेक्टेड, पहली कंडीशन में। तो यहाँ पर हम पहला डाल देते हैं। यहाँ बोला है ए रेड बॉल, एक रेड बॉल, तो फिर यहाँ पे भी ए रेड बॉल और यहाँ पर भी ए रेड बॉल। अगर पहले वाले में से रेड बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, क्योंकि रेड तीनों रेड ही हैं। दूसरे में से रेड निकालेंगे तो 2/3 आएगा, और तीसरे वाले में से रेड निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि उसमें रेड है ही नहीं। अब क्वेश्चन का जवाब, ए रेड बॉल विल बी सिलेक्टेड। अब ये नहीं बताया पीछे कहाँ से आई, कौन से बैग में से, तो तीनों लेने पड़ेंगे। 1/6 इंटू 1, 1/3 इंटू 2/3, 1/2 इंटू 0, 1/6 2/9, 18 LCM
4 7/18। तो पहला आंसर हो गया आपका 7/18। अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट की तरफ। बोला ए वाइट बॉल विल बी सिलेक्टेड, तो इसका डायग्राम मैं अलग बना दे रहा हूँ। 3 हिस्से होंगे। यहाँ फर्स्ट बैग चूज होगा, सेकंड बैग होगा, थर्ड बैग होगा। इसकी 1/6, 1/3, 1/2, और यहाँ से अब वाइट बॉल निकालनी है। यहाँ से भी वाइट और यहाँ से भी वाइट। पहले वाले में से वाइट, पहले वाले में वाइट है ही नहीं, 0। दूसरे वाले में 1 है, 1/3। तीसरे वाले में तीनों वाइट है, प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी ए वाइट बॉल सिलेक्टेड इक्वल टू, अब पीछे वाला पता ही नहीं कौन से बैग से है, 1/6 इंटू 0, 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1, 1/9, 1/2, 18, 2 + 9, आंसर 11/18। हो गया सॉल्व। ना कोई थ्योरी लिखनी है, ना कोई ड्रामा, बस सीधा सीधा लॉजिक समझाते चलेगा पूरा। एक बस एग्जामिनर को डायग्राम देख के एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपकी कॉपी बोले, जब आपकी कॉपी बोलेगी तो फिर तब समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अगर मैं ना भी बोलूँ तो ये आपको समझ में आएगा कि 3 बैग थे हमारे पास, फिर उनमें क्या क्या बॉल्स थी। एक बैग को चूज़ करने की, आइथ बैग को चूज़ करने की I/6। अब हमने ट्री डायग्राम बनाया। अगर फर्स्ट बैग चूज़ किया तो 1/6, सेकंड किया तो 2/6, थर्ड किया तो 3/6। इधर रेड तीनों में से निकलनी है, बोला ही है क्वेश्चन में। बाद में रेड बॉल सिलेक्ट की है, पीछे का पता नहीं है तो तीनों का मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन हमने टिक किए थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 26 और मैं बता देता हूँ, फिर 28, 31, 33, 34, 35, 39 जो कल फाइनल वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम ख़त्म हो जाएगी। और फिर कल हम आपका बेस बनाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो पहले क्वेश्चन आ रहे उससे होंगे एंड देन शीट से। तो वो भी मान लीजिए आप 2-3 दिन लग जाएंगे उसमें भी कंप्लीट होने में। ठीक है, तो अप्रॉक्स 27-28 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। एक 26 और करते हैं। 26 क्या बोला है, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड। माने फेयर कॉइन, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। इफ द रिजल्ट इज ए हेड, then a pair of unbiased dice is rolled. अनबाइस्ड का मतलब फेयर डाइस है, 1 2 3 4 5 6 ही है उनके ऊपर। एंड द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज नोटेड। सम ऑफ नंबर्स नोटेड, और जो उन पे सम आया वो नोट कर लिया। बोला है इफ द रिजल्ट इन ए टेल, then a card from well shuffled pack of 11 cards, choose a card from 11 cards जिन पे नंबर हैं
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 उन पे ये नंबर है, ठीक। एंड द नंबर ऑन द कार्ड इज नोटेड। और कार्ड का नंबर नोट कर लिया। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नोटेड नंबर इज आइदर 7 और 8। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, केवल समझना पड़ेगा। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बोला है कि आपने जो नंबर नोट किया वो या तो 7 है या तो 8 है, तो वो तो दोनों के पास होगा, इस वाले में भी इस वाले में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ डाइस रोल हो रहे हैं, 2 डाई, उन पे सम 7 आ जाए या 8, मतलब नंबर जो नोट करोगे वो 7 हो या 8, तो उस पर भी होता है। और कार्ड भी 7 और 8 के हैं, इसका मतलब बेस थ्योरम इन्हीं के बीच में बनेगी, ठीक। यानी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पहले तो हम ये इस वाले को सॉल्व करेंगे कि अगर हेड आया तो सम 7 और 8 के फेवरेबल, और वो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पूरा देखते हैं कैसे होता है। पहली कंडीशन, इफ द कॉइन रिजल्ट इज हेड देन ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड। टोटल केस बने 36 और फेवरेबल केस सम इज 7 और 8। वो क्या बनेंगे? तो 7 का हो गया 3 4 4 3 5 2 2 5 6 1 1 6, एंड 8 का हो गया 5 3 3 5 4 4 6 2 2 6, ठीक। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी नंबर 7 और 8 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/36 जब हेड आएगा। अब आया सेकंड केस, इफ कॉइन शो टेल देन ए कार्ड picked from 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 कार्ड में से एक कार्ड पिक किया। कार्ड बियर कार्ड नंबर, इसमें भी वही है, नंबर या तो 7 हो या तो 8 हो। नंबर इज 7 और 8, मतलब या तो 7 नंबर का कार्ड या तो 8 नंबर का कार्ड। 7 नंबर का जो आपका कार्ड है एक है, टोटल 11, 8 का भी एक है, टोटल 11, मतलब 2/11। अब बनेगी आपकी बेस्ड वही ट्री डायग्राम। हेड अपीयर, तो हेड अगर आया कॉइन पे तो 1/2, और टेल अपीयर तो भी 1/2। अगर हेड आया तो नंबर 7 और 8 शो होगा, वो था 11/36, और अगर टेल आया तो नंबर 7 और 8 आएगा, जो कार्ड पिक करोगे उन पे 2/11। अब उन्होंने सिर्फ हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि प्रोबेबिलिटी द नोटेड नंबर इज 7 और 8, तो वो तो दोनों में है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में, दोनों लेने पड़ेंगे। 1/2 इंटू 11/36 एंड 1/2 इंटू 2/11। सॉल्व कर लो इसको, 1/2 कॉमन, इसको सॉल्व कर लो।
कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, वरना कैलकुलेट करो। कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। मल्टीप्लाई, आंसर इज 193/792 और यही आपका आंसर आ भी रहा है। तो अब आज आप इन क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं इन्हें खुद से पढ़ें, समझें, उसके बाद खुद ट्राई करें, ठीक है, सोचें उसके ऊपर, और फिर क्वेश्चन जो बीच में अब रह गए हैं वो कंप्लीट करें, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो मैं कराऊंगा वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। और बेस थ्योरम की शीट एंड करके बुक से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर एस अग्रवाल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बेस बनाएंगे उसका। ठीक है, चलिए बाय बाय।